मंच पर आमंत्रित किया है साहित्य में पहचान बना चुके बहुमुखी प्रतिभा के धनी युवा लेखक अरविंद पांडे जी को। नमस्कार, मैं आपको और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी, तो अरविंद जी, जैसा कि आपकी जो पहचान है एक लेखक के तौर पर है और आपको नज़ीर अकबराबादी सम्मान से भी नवाजा गया है। जी, जो आपकी पुस्तक है, उसके बारे में ज़रा बताइए और किस उद्देश्य से आपने उस पुस्तक को लिखा? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं पुस्तक लिखूंगा। हुँ, यानी कोरोना काल से पहले मैं अखबारों के लिए और ऐसे अपने आर्टिकल पत्रिकाओं में लिखता था, अच्छा, पहले से ही आप लिखते थे। पहले से ही। ओके। और कोरोना काल में काफ़ी समय मिला हुँ, और फिर उसमें हमने कई पुराने आर्टिकल और कुछ नए विचार जोड़ करके पुस्तक का रूप दिया। जी, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जब कलेक्ट होके इकट्ठा हुए तो वो पूरी पुस्तक का जितना एक मटेरियल होना चाहिए वो तैयार उतना हुए। हाँ मटेरियल तैयार हुआ और उसमें हमने सामान्य जीवन में दैनिक आने वाले शब्द, हुँ, जिन शब्दों के प्रयोग को तो हम करते हैं लेकिन उसके अर्थ को या उसका भावनात्मक प्रयोग हम कहाँ पे करें हुँ। और उस शाब्दिक अर्थ की परिस्थितियों में उससे निकलने का यदि समस्या से ग्रस्त हैं तो कैसे समाधान हम प्राप्त कर सकें। वो आपकी बुक का नाम है एक व्यक्ति व्यक्ति निर्माण निर्माण से से। राष्ट्र निर्माण। हाँ, जी। तो इसमें बेसिकली आपने किन चीज़ों को मेंशन किया है जिससे ये नाम वहाँ पर सारांश बन रहा है? समाज में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे हम लोगों के पुरखे जिनको अच्छा। पढ़ने सुनने का रामचंद्र शुक्ल जी, हुँ, एक निबंध उन्होंने कई शब्दों को मिला के और उसके अर्थ को लिखा था, तो उन उसकी हुँ, पुस्तक को पढ़ने के बाद भी तो ऐसे मन में आया कि इससे मन क्या, उदासी क्या, निराशा क्या, अपेक्षा क्या, उपेक्षा क्या, अविराम निश्चय क्या। तो ऐसे हम बोलते तो हैं कि काफी उपेक्षा हो रही है, लेकिन उपेक्षा शब्द के अर्थ क्या है, हुँ, किस मायने में उपेक्षा हो रही है? क्या आप जिसको उपेक्षा समझ रहे हैं तो क्या वो संघर्ष का एक पार्ट है कि वो सबको उस परिस्थिति से गुजरना ही पड़ता है हुँ। और आपने ये मान लिया कि नहीं हम तो उपेक्षित हो गए और हम काम करना बंद कर देते हैं, या हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उस ट्रैक पे काम करना बंद कर देते हैं। मोस्टली होता है। मोस्टली होता है। जी। लेकिन अब आप यदि चाय बनाने जा रहे हैं किचन में, तो चाय, पानी, दूध या आजकल ग्रीन टी या बिल्कुल, जो भी आजकल तो तमाम आ गए हैं प्रकार, पेय क्या-क्या पदार्थ। हाँ, कौन-कौन सी चाय आप बिल्कुल। पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, तो जो उसके पदार्थ हैं, वो उसमें पड़ेंगे। तो संघर्ष काल में व्यक्ति को उपेक्षित होना एक उसका पदार्थ है, एक हुँ, उसका भाग है, पार्ट ऑफ स्ट्रगल है। तो हम उसमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि उपेक्षा के चरम तक उसका आनंद लीजिए और आप हुँ। यकीन मानिए कि वही लोग कल आपसे अपेक्षा करेंगे जो आज उपेक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो उसमें टैगलाइन है मेरी। ऐसे ही 77 कोट्स हैं और हर शब्द के अपने एक कोट्स है, उसका एक प्रेरक कथन है, फिर उसका अर्थ है कि सामान्य जीवन में व्यक्ति ये समझ पाए कि उससे कैसे हमको आगे बढ़ना है। जी, अरविंद जी, आज के जो युवा हैं, उन्हें किस तरह की किताबें पढ़ना चाहिए? देखिए सभी तरीके की किताबें पढ़ना चाहिए हुँ, और बस एक बात का ध्यान रखना है कि जी, जो साहित्य की दुनिया है या जो किताबों की दुनिया है, यह विद्यालयी जीवन तक सीमित नहीं है। जी, इसको बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं मानना चाहिए कि जो हमारा क्लास लेवल प्रोग्राम है, हमारा जो चैप्टर है, जो हमको पढ़ाया जी, जाता है एलकेजी, पाठ्यक्रम में जो यूकेजी, शामिल जो होता है। पाठ्यक्रम है, जी, ये यहाँ तक सीमित नहीं रहना है। बिल्कुल। जीवन के लिए आप जिस आइडियोलॉजी को मानते हैं, आप जिस फिलॉसफी को मानते हैं, जैसे हम सनातन को मानते हैं, हुँ, तो सामान्य जीवन में हमारे घर में पूजा पाठ होते हैं, तो पूजा पाठ किन मंत्रों से विसिंचित है, बिल्कुल, तो हमको ये भी पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। वेदों को पढ़ना चाहिए और ऐसा नहीं कि वो बहुत भाग में है। हुँ, हम बीच में सर्च कर रहे थे तो 37 बुक्स माने 37 पुस्तकों में पूरे वेद का भाष्य है। ओके। आप लेके उसको पढ़ सकते हैं, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हुँ, उपलब्ध है। जी, फिर उसको और आसानी से समझना हो तो दर्शन में समझ सकते हैं। ओके। भारत में जो भारतीय दर्शन है वो 6 आस्तिक और 3 नास्तिक, हुँ, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत और चार्वाक, बुद्ध और जैन। ओके। तो वो दर्शन नहीं है, वो जीवन पद्धति है।
बिल्कुल। तो हम आर्ट ऑफ लिविंग जो आजकल के लोगों का जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जी। वो भारतीय दर्शन में भी है। इसके अतिरिक्त भी सभी प्रकार की पुस्तकें, चाहे वो भौगोलिक ज्ञान की पुस्तकें हों, चाहे वो व्यवहारिक ज्ञान की पुस्तकें हों, चाहे वो प्रेरक पुस्तकें हों, हुँ, तो जहाँ से और एक बात ध्यान रखना है, जैसे भोजन हम करते हैं, तो 2 तरीके से हम भोजन करते हैं, एक स्वाद के लिए, एक स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही हम किताबें जो पढ़ते हैं, एक रुचिकर होती है, एक अरुचिकर होती है। अक्सर कहा जाता है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। देखिए, वहाँ दोस्त है, लेकिन अब फिर वहाँ एक विषय आ गया कि दोस्त हमारी पसंद का है या हमारे व्यक्तिगत जीवन में उपयोगिता का है। तो अब उपयोगिता कभी-कभी पसंद उपयोगी नहीं होता, उपयोगी पसंद नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमको जब आपने साहित्य पढ़ने का प्रश्न किया, तो साहित्य पढ़ने के प्रश्न पे मैं ये कहूँगा कि आपको जितनी विधा उपलब्ध है, सामान्य जीवन पद्धति की विधा हो, प्रेरक पुस्तकों की विधा हो या निबंध की विधा हो या व्याकरण की विधा हो, आपको लगभग-लगभग मुझे लगता है कि यदि एक व्यक्ति और मैं अभिभावकों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि आपको भी पाठ्यक्रम पे ही उनको नहीं जोर सिर्फ देना चाहिए। हुँ, आपको उनको ये बताना चाहिए कि आप सुनते हैं कभी-कभी कि एक आईपीएस थे, बिहार में उन्होंने आत्महत्या कर ली। हुँ। आप ये सुनते होंगे अभी आपने हरियाणा में इतना बड़ा केस हुआ कि एक आईपीएस वहां भी आत्महत्या कर आत्महत्या लिए, की है। जी। आईएएस आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो सिर्फ पढ़ने से यदि जीवन पद्धति समझ में आ जाए, तो वही जी। बात आई ना कि हम ये समझ ही नहीं पाए कि हम जिस काम में जा रहे हैं, जो नौकरी हम करने जा रहे हैं, हुँ। तो दबाव, भाई हम लोग पढ़ते थे ना कि दाब का नियम, हाँ, घनत्व और बिल्कुल, चौड़ाई, जब दाब किसी चीज पे पड़ता है तो उसकी घनत्व और चौड़ाई बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपका ये जो ब्रेन है, आपका जो ये दिमाग है या आपकी जो सहन शक्ति है, उसकी घनत्व और चौड़ाई समस्या आने पे बढ़नी चाहिए। अब वो आप कहाँ से पाएंगे? आप रामकृष्ण को पढ़ेंगे, हुँ, राजा के घर में पैदा होना, पैदा होकर के बचपन में पढ़ने जाना, जंगल में लकड़ी काटना, गुरु से शिक्षा लेना, फिर कोई एक और गुरु आए, वो अपने साथ युद्ध के लिए ले गए, माता पिता को पता नहीं, धनुष तोड़ के शादी तक की बात होने लगी, फिर पत्नी को ब्याह के ले आए, जंगल जाने की बारी आ गई, फिर जंगल में गए, पत्नी को कोई और ले गया, फिर उसके बाद उसके लिए युद्ध किए, फिर उसको प्राप्त किए तो किसी ने आरोपित कर दिया, फिर छोड़ना पड़ा, बच्चे फिर जंगल में और आश्रमों में पैदा हुए, फिर अश्वमेध यज्ञ किए तो फिर बेटों से ही सामना होना हुआ उनका। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यदि आप भगवान भी बनना चाहते हैं, तो उनके संघर्ष को भी आपको पढ़ना नहीं, चाहिए। भगवान तो कोई नहीं बन नहीं, सकता मेरे ख्याल मैं आइडियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। से। आपको एक आइडियोलॉजी पे तो जाना पड़ेगा ना। हुँ, भाई जिस शिव के त्रिनेत्र खोलने से दुनिया भस्म हो सकती है या दुनिया को जो चाहे वो कर सकते हैं, वो कहाँ रहते हैं? उनका जीवन कितना साधारण है। तो आपको सीमित संसाधन में जीवन और संघर्ष से सफलता का रास्ता और सफलता पाने के बाद उसपे स्थायित्व की जड़ों को पहचानना कि हम स्थायी कैसे रह पाए। जी। इसके लिए आपको व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण पुस्तक पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं तो अपनी ही पुस्तक बता रहा हूँ। हुँ, साथ में हर वह साहित्य जो जीवन के लिए उपयोगी हो, उससे दोस्ती करिए, और जो आपने कहा किताबें हमारी दोस्त होती हैं, तो बिल्कुल। निश्चित आपका कथन भी सही हो जाएगा। जो 2022 में आपने एक पद यात्रा निकाली थी हाँ। जिसमें ये कहा था जवाब दो, हिसाब दो। तो ये जो नारा था वो किस लिए था और इसका उद्देश्य क्या था पद यात्रा का? देखिए, मुझे लगता है कि आपने सोशल मीडिया पे हमको रीड किया है जी, और सोशल मीडिया पे वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि हम लोगों की तो एक लेखक के तौर पे आज बात होनी थी। बिल्कुल। वो एक पदयात्रा थी और एक नवाचार था। होता क्या है कि राजनैतिक जीवन में भी मैं हूँ एक लेखक के बाद, तो जवाब देना चाहिए सबको। मैं तो मानता हूँ श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिनकी हुँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व, कर्तव्य और अधिकार, ये 3 चीज़ें आती हैं। तो अधिकार की तरफ लोग भागते हैं और हुँ, दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, लेकिन वो अपने अधिकार को तो जानते हैं, लेकिन सामाजिक अधिकारों की पूर्ति नहीं हो पाती। तो हमारे यहाँ एक एमएलए है, वो 15 सालों तक एमएलए रहे, हुँ, लेकिन उसमें जवाब दो, हिसाब दो, आपके 15 साल और मेरे 5 सवाल, उसका पूरा ये था। ओके, और स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सुरक्षा, पर्यटन और खाद, बिजली, पानी, मंडी, ऐसे 5 सवाल जवानों के और 5 सवाल किसानों के। ओके। तो मेरा ये मानना था
अच्छा भी हुआ मेरी पदयात्रा से प्रभावित होकर के थोड़ा वो भी अभी 15 सालों तक जो नहीं बोल पाते थे उस तरफ भी बोलने लगे ओके। और वो भी चिट्ठी-उट्ठी लिखना, उनके काम अंदर करना। जोश आ गया बोलने का। नहीं, मुझे मेरा मानना है कि जब आप कोई भी सवाल आप उठाते हैं, हुँ, तो जो व्यक्ति है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो ये सोचता है कि यार ये सवाल फिर दोबारा ना हो, तो काम करने की कोशिश करता है। तो कोशिश तो दिख रही है, लेकिन अब क्या मन में है, मूल मंशा क्या है, ये भगवान जाने। बिल्कुल। तो आगे हम बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि आप एक लेखक के साथ-साथ राजनीतिज्ञ भी हैं। तो आपने राजनीति में फिर अचानक से कैसे कदम रख लिया? क्योंकि आपका साहित्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। नहीं, साहित्य जीवन बाद में आया। अच्छा, पहले राजनीति। हाँ, मैं छात्र जीवन से ही ओके, राजनीति से प्रभावित था और परिवार में भी पूर्व में ऐसे क्षेत्रीय स्तर पे और लोग भी राजनीति करते हैं। ओके। तो अभी तो जो बिहार में जीत हुई है, एनडीए की प्रचंड जो बहुमत मिला है, क्या कहना चाहेंगे? उसमें कहने सुनने जैसी कोई बात नहीं रही, शीशे वोट की चोरी तरह हुई सब है, साफ है। वोट चोरी हुई है। अब प्रभावित तो नहीं है आप राहुल गांधी जी से और तेजस्वी नहीं, जी से। भाई जो पत्रकार होते हैं वो किसी से प्रभावित नहीं होते हैं। हम वो बात बोल रहे हैं जो विपक्ष ने आरोप लगाया है। वही बात हम आपके सामने बोल रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना बहुत सरल है और मैं ईश्वर से ये कामना करता हूं कि वो आरोप लगाते रहे, ओके, क्योंकि जो जनता है वो जानती है और वो ये जान चुकी है। तो जब इनको काम करने की जरूरत है, ग्राउंड पे ये काम करें, लोगों को अपने से जोड़ें, सही चीजें डिलीवर करें, हमारे काम में कोई कमी हो। भाई आप 20 साल का एक मुख्यमंत्री और आप उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बना पाए, आप वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी की बात कर रहे हैं। हमारा एक भी काम गलत होता तो उस मौके पे जाके आप खड़े होके बताते कि ये चीज गलत है, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी कारण से आप इनको हराओ, हम्म, तो ये बात सही थी। अब आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो कहाँ समझ में आने वाली बात है नहीं, क्योंकि वोट कोई भी एक बूथ पे है। कहाँ है? बूथ पे है। बूथ की मतदाता सूची है। उस मतदाता सूची में जिनको अपना नाम ढूंढना है वो मिल रहे हैं। तो हम्म, उन्होंने कहा कि ये तो झूठ बात है, तो आप चिल्लाते रहिए फिर। और मैं फिर कामना करता हूं कि आप यही वाली बात चिल्लाते रहिए, क्योंकि आप काम आपको करना नहीं है, आप ट्विटर के आप पॉलिटिशियन हैं, तो आप ट्विटर पे काम कर रहे हैं। तो जब आप पब्लिक में नहीं जाएंगे तो ये आपको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आप तो क्या कर सकते हैं। अरविंद जी, सबसे जो बड़ा सवाल इसमें ट्रेंड कर रहा है और लोगों के मन में भी है कि जो बिहार में जीत हुई है वो किसके चेहरे पर हुई है? मोदी के चेहरे पर या फिर नीतीश कुमार के चेहरे पर वहां पर बहुमत मिला है? देखिए, आप शायद हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंतर्गत सरकार बन रही है, तो आप उसमें एक बात समझने का प्रयास करिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कि आप गुब्बारा में हवा भरते जा रहे हो, हवा भरते जा रहे हो, हवा भरते जा रहे हो, तो फटेगा कि नहीं फटेगा? हम्म, एक लिमिट है ना ब्लैडर की। तो वो हवा भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, सोचो वोट पड़ने के बाद भी भर रहे हैं, तो फट गया। अच्छा, विपक्ष 14 कोई फट गया, 18 आई ही नहीं। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जब आचार संहिता लगी उस दौरान भी नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचा रहे थे, इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है जिसकी वजह से वो जीते हैं, तो ये विपक्ष कह रहा है। उस आरोप को जनता ने खारिज कर दिया है, मुझे कुछ कहने की जरूरत। तो आपके अगले जो प्रशंसक है वो है आरओ पांडे। इनका सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ है। पांडे जी, आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? क्या आप जन जन की पुकार को सुनेंगे? क्या आप सत्य की सुनेंगे? क्या आप सत्य के साथ चलेंगे? क्या आप धर्म से राजनीति को चलाएंगे? अगर हाँ, तो मैं आपसे मिलने आऊंगा किसी विशेष चर्चा को लेकर। आरव पांडे, जी, आरव जी को मैं बताना चाहता हूं कि पूरा इंटरव्यू ये देखें। कुछ प्रश्न का उत्तर तो पहले ही आप ले चुकी हैं उद्देश्य जी, वाला, बिल्कुल। और कैसे चलाएंगे ये तो आप मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि तन समर्पित, धन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तो अब इसमें अन्य कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और यदि आप मेरे प्रशंसक हैं और आप मुझे जानते हैं, तो इतना जरूर आप जानते होंगे कि मैं किस व्यवहार का व्यक्ति हूं। मैं आप सबकी उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, और सिर्फ खरा उतरने का प्रयास नहीं, आपसे भी सहयोग चाहूंगा कि आपके भी अगल बगल कोई व्यक्ति पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, तो आप भी उसकी मदद करें।
अरविंद जी, आखिरी सवाल ये, चूँकि आप पुस्तक लिख रहे हैं और लगातार इस पर काम कर रहे हैं, क्या आपने बीजेपी के लिए या योगी आदित्यनाथ जी के लिए या हमारे पीएम मोदी के लिए कोई ऐसी किताब लिखी है? नहीं, मैं व्यक्ति विशेष पे किताब अभी तक मैं नहीं लिखता जी, और मैंने अभी तक लिखी भी नहीं है और योजना भी नहीं किया है। ओके। अब आपके इस सवाल से प्रभावित होकर के हो सकता है कि इस पे विचार हो, चूँकि आप समाज के चौथे स्तंभ हैं और आपके मन में यदि ये लग रहा हो कि नहीं उनके ऊपर मुझे लिखना चाहिए, तो मैं प्रयास करूँगा और ये बात तय है कि मैं बड़ी श्रद्धा के साथ जी, वो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, चूँकि वो विश्व नेता हैं और जन-जन के नेता हैं, उनके बारे में एक किताब में तो नहीं लिखा जा सकता, लेकिन इसके बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मन की बात पे एक पुस्तक मैंने लगभग-लगभग उसकी स्क्रिप्ट तैयार की है और मन की बात पे एक पुस्तक मैं तैयार कर रहा हूँ, जल्दी आपको मिल जाएगी। मन की बात जो पीएम मोदी का शो है। करते हैं। अब तक जितने भी शो हुए, उसमें जो एकदम से अट्रैक्ट करने वाले जो उनके कथन हैं, वो कथन को लेकर के ऐसा नहीं कि मैं पूरी वो किताब हुँ, छाप दूँ। उन कथन के प्रेरणा पहले तो वो प्रेरणा देते हैं, हुँ, किसी भी विषय को लेके जैसे बनारस में सिप की खेती कोई कर रहा है हमारे चंदौली में, तो उसकी प्रेरणा दुनिया को बताते हैं मन की बात के थ्रू बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर वो सुझाव देते हैं कि भारत सरकार के इस योजना से जुड़ के आप भी ये काम कर सकते हैं और फिर वो समाधान भी देते हैं कि आप वो उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रेरणा, सुझाव, समाधान, मन की बात, तो ये हमने तय किया है और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठाधीश्वर के नाते मैं उनका बहुत श्रद्धा के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। मैं जब उनसे पहला मेरा परिचय हुआ, जब मैं पहली बार उनकी सभा में गया बनारस के भारत हुँ, माता मंदिर पे और गोरक्ष मंदिर में, तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को ही मान के मैं गया और मैं आज भी उनको परम पूज्य ही मानता हूँ। तो उनके जीवन में तो कई ऐसी घटनाएँ हैं, जिस पे अच्छा लिखा जा सकता है। मैं प्रयास करूँगा कि मैं यदि कलेक्ट कर पाया तो लिखूँगा। ओके। बहुत-बहुत शुक्रिया अरविंद पांडे जी, आप